स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पर। और जैसा कि हमने आपको कराया है 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करा चुके हैं मैथ्स के। और इससे पहले हमने कंप्लीट किया है प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे पहले परसेंटेज, और सबसे पहले हमने शुरुआत जहाँ से की थी एवरेज चैप्टर से। तो अब हम आ गए हैं अपने मैथ के नए टॉपिक पर, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात की सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अनुपात क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात कैसे निकाला जाता है कि अनुपात का सिंबल 2 डॉट से डिनोट करते हैं अनुपात को। तो अनुपात का सिंबल जो होता है क्या होता है, वो 2 डॉट। मान ले ए और बी का हम अनुपात निकालना चाह रहे हैं, ए रेशियो बी निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं को इस फॉर्म में लिख देंगे। ए बाई बी की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात कैसे निकाला जाता है? उन संख्याओं को अंश व हर की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ए और बी का आपस में अनुपात निकालना है, ए का बी के रिस्पेक्ट में अनुपात निकालना है, तो उसको ए बाई बी लिखते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं व्युत्क्रमानुपात, तो इसको निकालने के लिए हम किस फॉर्म में लिख देंगे? इस टर्म को बी बाई ए की फॉर्म में लिख देंगे। ये ए बाई बी का व्युत्क्रमानुपात बन जाएगा। ठीक है। अब समानुपात क्या होता है? हमारे पास 4 टर्म होंगी या 4 संख्याएं होंगी। 4 संख्याएं होंगी ए, बी, सी और डी। मान लीजिए इस प्रकार संख्याएं हैं, और इसने ऐसे दे रखा है ए बाई बी, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो ऐसी कंडीशन में किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात यदि तीसरी व चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। इसे इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिकल। अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू सी रेशियो डी। यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए बाई बी इक्वल होगा सी बाई डी के। ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या टर्म जो हमारे पास निकल के सामने आती है, पहली और चौथी टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होगा दूसरी और तीसरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है। पहली टर्म का न्यूमरेटर, ठीक है, दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इक्वल होगी पहली टर्म की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरी टर्म के न्यूमरेटर से। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब संख्याएं प्रोपोर्शनेट में दी गई होती है। ठीक है। अब हम देखिए ए और डी यहाँ पर जो होती हैं बाहरी राशियाँ कहलाती हैं। ये बाहरी राशियाँ यानी ये आउटलाइन पर स्थित हैं, इसलिए इन अमाउंट्स को क्या कहा जाता है? बाहरी राशियाँ। और ये मध्य राशियाँ होती हैं, जिन बी और सी ये होती हैं मध्य राशियाँ यानी आंतरिक राशियाँ। और ए और डी हमारे पास बाहरी राशियों में गिनती होती है इनकी। ठीक है। जो एजिज पे स्थित होती हैं, इसलिए इनको बाहरी राशियाँ कहा जाता है। मध्यानुपात निकालना हो अगर ऐसी कंडीशन में, मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मध्यानुपात में संख्या इस प्रकार होंगी कि पहली संख्या का डिनोमिनेटर दूसरी संख्या का न्यूमरेटर बराबर होंगे। ऐसे होगा मध्यानुपात में कंडीशन। तो हमारे पास अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, मध्यानुपात का मतलब क्या है? बीच वाली जो संख्याएं हैं वो हमेशा इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पहली और चौथी टर्म की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये किसके बराबर होगी? x इंटू एक्स के, एक्स स्क्वायर के, और यहाँ से निकल के x की वैल्यू आएगी, वो आएगी a इंटू बी का रूट। ठीक है। अनरूट ए बाई बी क्या होगी? यहाँ पर x की वैल्यू होगी। अगर मध्य अनुपात निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? जो 2 टर्म दी गई होंगी उनकी मल्टीप्लिकेशन करके रूट। ऐसी कंडीशन में मध्य अनुपात निकालना हो 2 टर्मों का तो क्या लिखेंगे? उन दोनों टर्मों की मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके उनको अंडर रूट लिख देंगे, तो वह क्या निकल के आ जाएगा? मध्य अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में हमें निकालना हो चतुर्थानुपाती, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे? चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा अनुपात, यानी यहाँ पर चौथी टर्म नहीं दी गई होगी, ए बाई बी होगा और सी बाई एक्स होगा। ये चीज़
ऐसे समानुपात में दी गई होगी। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहते हैं चौथी टर्म चतुर्थानुपाती का, यही मतलब होगा x इज इक्वल टू, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, BC/A, यानी दूसरी और तीसरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देंगे पहली टर्म से, तो हमारे पास चतुर्थानुपाती निकल आएगा। हमारे पास ऐसी कंडीशन में क्या निकल के आएगा, चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अगला जो पुट किया है इसने, अगली जो चीज़ निकालने के लिए बोलेगा ये, वो होगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब क्या लेंगे हम, कि तीसरी तीन ही टर्म होंगी। समानुपात जहाँ दिया होगा वहाँ तीन ही टर्म होंगी, A, B और X। पहली टर्म A होगी, दूसरी टर्म B मान ली, और तीसरी टर्म भी B होगी, तभी हमें क्या निकाल सकते हैं, तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर x निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या होगी, B²/A। तो तृतीयानुपाती के लिए कंडीशन क्या बता दी है, वे अगर तृतीयानुपाती निकालना चाहते हैं तो बीच वाली जो टर्म होती है b का स्क्वायर कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं a से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का पता चल गया। टर्म किस प्रकार होगी, कि तीन ही टर्म होंगी। तीन टर्म कब हो सकती हैं, जब बीच वाली जो टर्म है वो पहली जो भिन्न होगी उसका डिनोमिनेटर होगी और दूसरी भिन्न का न्यूमरेटर होगी। ऐसी कंडीशन में हम तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मिश्र अनुपात निकालना हो, मिश्र अनुपाती निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, AC/BD निकाल देते हैं, तो हमारे पास मिश्र अनुपात निकल कर आ जाता है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले प्रश्न से। शुरुआत में हम आज की जो क्लास होगी वो सिंपल क्वेश्चंस ही होंगे, उसमें ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन थोड़ा टफ दिया गया होगा। तो आइए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यदि A/B यानी A अनुपात B की वैल्यू दी हुई है 5/9 है, 5:9 है, और B/C की वैल्यू दी गई है 6/9 यानी 6:11। ऐसी कंडीशन में हमें A अनुपात C ज्ञात करना है और A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं A/B को ऐसे लिख देता हूँ 5/9 यानी, ठीक है। अगली कंडीशन में उठा लेता हूँ, यहाँ पर A की वैल्यू 5 होगी और B की वैल्यू मान लो 9 होगी, ऐसे लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन में इसने दिया है B/C, ये दिया हमारे पास 6/11, ठीक है। ऐसी कंडीशन में तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इनको कैसे सोल्व करते हैं कि B वाली जो टर्म है दोनों को, ये रेशियो जो दी गए हैं इनको इक्वल कर लेते हैं। इनको इक्वल कैसे करेंगे, इसको पहली जो टर्म है दी गई है, पहली इक्वेशन जो मैंने मानी है उसको तो मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और दूसरी को कर देता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहली को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना निकल के आएगा 10/18, और दूसरी को करता हूँ तो कितना निकल के आएगा 18/22। तो A/B/100 तो बन जाएगा हमारे पास 10/18/22, क्योंकि 11 की जगह अब कितना बढ़ गया है, सॉरी 33 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास निकल के आएगा 10/18/33 यानी 10:18:33। आसान से प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। बेसिक के लिए सबसे पहले हमने A और B दो जो रेशियो दिए गए हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में मान लिया, और B जो है दोनों में कॉमन है, A/B और B/C दिया होता है, तो B जो टर्म है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए B का जो रेशियो है वो दोनों इक्वेशन का हमें कंपेयर करते हैं। यानी ऊपर 9 है और नीचे 6 है, तो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे इक्वल ला सकते हैं कि ऊपर वाले जो A/B दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं B/C को। तो B की कंडीशन दोनों जगह से 18 निकल के आएगी, और A की तब वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 हो जाएगी, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से गुनाने के बाद 33 हो जाएगी। तो हमारे पास A/B/C निकल के आएगा, कितना आ जाएगा 10:18:33।
33। और ऐसी कंडीशन में अगर हम ए रेशियो सी निकालना चाहते हैं यानी ए अनुपात सी निकालना चाहते हैं तो इन दोनों टर्मों को ही लिख देते हैं अनुपात में। तो कितना आ जाएगा 10:33। तो पहली जो CD है, पहला जो स्टेप है वो ये है। पहला प्रश्न उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ईजी प्रश्न था। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो है A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज्ञात करना है A रेशियो B रेशियो C यानी A अनुपात B अनुपात C। तो कंपैरिजन किससे दिया गया है, यहाँ पर C का कंपैरिजन किया गया है B के साथ और B का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, A के साथ। जिस टर्म से कम ज़्यादा दिया हुआ है पहले वो टर्म मान लेते हैं। लेता हूँ मैं, माना C की वैल्यू जो है x है, माना C की वैल्यू x है, तो B की वैल्यू ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, B हो जाएगा C का 80%, ठीक है, यानी x का 80% लिख सकता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा 4/5 × x, ठीक है, 4/5x आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालना चाहूँ तो A की वैल्यू क्या आएगी, A जो है B से 40% अधिक है। B की वैल्यू ये 4/5x और इससे 40% अधिक कितना हो जाएगा 100 + 40/100, ठीक है। तो इसका 140% अधिक है तो, और कम होता है तो 100 में से लेस करके लिख देते हैं, यही है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 56x/50। और अगर सिंपल करके लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा ये 28/25x, ठीक है। अब इसने पूछा है A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। तो हमें C की वैल्यू का पता है x है और B की वैल्यू कितनी है 4/5x है और A की वैल्यू हमारे पास है 28x/25, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो डिवाइड में टर्म है उन सभी का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम लेके और उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि वो टर्म प्रत्येक जो जितनी भी टर्म है उनके डिवाइड में होगी। जो इन डिनोमिनेटर का हम निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम ले लिया मैंने 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 28x ऐसी कंडीशन में। और ये कितना हो जाएगा ऐसी कंडीशन में 5 के इंटू में होकर 20x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25x। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रेशियो कितना बन के आएगा, x से x कैंसिल होने के बाद में निकल के आ जाएगा 28/20/25। तो 28:20/25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। इजी प्रश्न था। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में क्या बताया गया है। अगले प्रश्न में जो बताया गया है वो है A रेशियो B यानी A/B की वैल्यू बता दी है इसने। A रेशियो B की वैल्यू है 2/9 और के रेशियो में है 1/3, ठीक है। और B/C की वैल्यू, B रेशियो C की वैल्यू कितनी बता दी है 2/7 के रेशियो में 5/14। और D/C यानी C/D लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँगा मैं, C/D लिखना हो तो 3/5 और रेशियो में 7/10। क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसने D/C की वैल्यू दी गई है, उसको C/D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा, उसको टर्म को पलट दूंगा। यहाँ से अगर मैं डिनोमिनेटर ख़त्म करने हो तो इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी कि एलसीएम लेके उसको नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। एलसीएम लेके उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, ठीक है। इसको एलसीएम लेने के बाद मैं इसको A रेशियो B की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, मान लो 2/3 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये कंडीशन बन के आएगी हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसी चलूँ मैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 4/5 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। और यहाँ से अगर मैं C रेशियो D निकालना चाहूँ तो 10 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। ये चीज़ ईजिली अंडरस्टूड है, ठीक है,
इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ चलते हैं, देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अब हम इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है। और इनको अगर बी की टर्म को, बी का जो रेशियो दे रखा है उसको अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, उसको इक्विवेलेंट करना चाहें, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ए रेशियो बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, और बी रेशियो सी को कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो यहाँ से हम हमारे पास निकल के आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के सामने आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 रेशियो 12, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 4 12, और ये हो जाएगा यहाँ पर 15। तो 8 रेशियो 12 रेशियो 15, तो आ जाएगा ए बी सी का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास जो अगली टर्म दी गई वो सी रेशियो डी दी गई है, जो है 6 रेशियो 7, 6:7। अब हम इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सी कॉमन है। सी का कंपैरिजन करते हैं। अब हम सी कैसे इक्विवेलेंट ला सकते हैं, इसको मैं गुना कर दूँ सी रेशियो डी को 5 से, और इसको गुना कर देता हूँ 2 से। तो सी की जो रेशियो टर्म है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी दोनों तरफ से ही। तो इसको 2 से गुना करने पर मुझे प्राप्त होगा 16:24 और अनुपात 30। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 की 7 से गुना होने पर 35। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 16:24:30:35। इजी प्रश्न था। अब बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न में क्या बताया गया है कि 0.75 है ये, ठीक है। 0.75 रेशियो एक्स किसके प्रोपोर्शनेट है, 5:18 के। तो 0.75 बाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 5:18 के। यही है कंडीशन जो यहाँ पर दी गई है। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा 5x = 18 × 0.75। यहाँ से अगर हमें x निकालना चाहें तो 18 × 0.75 और डिवाइड में 5 आ जाएगा। और इसको अगर सोल्व करना चाहें तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, 18 यहाँ और इसको 75 बाई मैं लिख दूँगा 100, और इसको लिख दूँगा 5। तो ये कैंसिल होकर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से कैंसिल होने के बाद मैं लिख देता हूँ 9। तो ये कितना हो जाएगा, 27/10 यानी 2.7। ईजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में वैसे आते नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए ये पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए हमने किया है। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आगे क्या बताया गया है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जो तृतीय अनुपाती की कंडीशन थी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b² a लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, तृतीय अनुपाती मिल जाता है। तो इस कंडीशन में 24 × 24 और डिवाइडेड बाई a कर देंगे तो हमें मिल जाएगा तृतीय अनुपाती। तो 8 से कैंसिल होने के बाद में ये कितना निकल के सामने आएगा हमारे पास, 12 के इंटू में 3 करूँगा तो 36 का आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में हमें निकालना हो मध्यानुपाती के लिए कंडीशन क्या बनती है, मध्यानुपाती का मतलब क्या है, बीच वाली जो टर्म होगी वो सेम होगी और वो ही हमें निकालनी होगी। ऐसी कंडीशन में a/x = x/b होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में x के किसके इक्वल होता है, a × b के, और x किसके इक्वल आएगा, a × b, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो हमें मध्यानुपाती मिल जाएगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है, और इसका हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको 4 × 4 लिख दूंगा, और इसको कितना लिखूँगा, 4 × 6, और इस सारा का लिख दूंगा अंडर रूट। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा,
4 इंटू 2 और अंदर रह जाएगा 6, तो 8√6 हो जाएगा मध्यानुपाती। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रखा था इसने, तृतीयानुपाती। याद दिलाने के लिए मध्यानुपाती निकाला है हमने। और देखिए क्वेश्चन सोल्व हो चुका हमारा। अगला प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें किस प्रकार की पहेली दी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि रुपये 846, ठीक है, 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटना है जहाँ पर पहले भाग का 5वां भाग, यानी तो इससे करने हैं इसके, और पहले भाग का 5वां हिस्सा यानी 5th टर्म ऑफ एक्स अगर मैं मानूँ, पहली टर्म मान लो एक्स निकल के सामने आएगी और दूसरी टर्म हमारे पास वाई निकल के सामने आएगी। इसके 2 टुकड़े ऐसे बनेंगे। तो पहला जो टुकड़ा है उसका 5वां हिस्सा, इसका 5वां हिस्सा कितना होगा 1/5x, ठीक है। और दूसरा भाग जो y है इसका 8वां हिस्सा, इसका 8वां हिस्सा 1/8y होगा, ठीक है। 3:4 के अनुपात में हो, ठीक है। तो इसने कंडीशन क्या बताई है कि 1/5 और ऑफ x को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1/8 ऑफ y से, तो हमारे पास निकल के सामने आए वो 3/4, जहाँ पर x और y क्या है 846 के 2 भाग हैं जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या निकल के सामने आ रहा है हमारे पास, यहाँ से निकल के सामने आ रहा है कि 8x/5y किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास 3/4 के। तो x/y की अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी आ जाएगी 15/32, ठीक है। x/y यानी किसी भी टर्म के हमें 15/32 के रेशियो में हिस्से करने हैं, और वो टर्म दी गई है हमारे पास 846 के कैसे टुकड़े बनाएंगे। अब किसी भी टर्म को ऐसे रेशियो फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, रेशियो फॉर्म में तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड टर्म निकाली जाती है, जो फ्रैक्शन जो हिस्से निकाले जाएंगे वो किस प्रकार निकाले जाएंगे। पहले तो ऊपर तो लिखते हैं वो पूरी टर्म और डिवाइड में कर देते हैं इनका रेशियो का सम कर दिया मैंने 15 + 32 और इनटू में कर देते हैं पहला रेशियो। तो पहली टर्म निकल के आ जाएगी। दूसरी टर्म निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, वही है सेम, ऊपर जो टोटल टर्म है डिवाइडेड में जो रेशियो है उनका जोड़ सम करेंगे और इनटू में कर देंगे हम दूसरा जो रेशियो दिया गया है उसको इनटू में कर देंगे। ऐसी कंडीशन में 846 और बाई कितना हो जाएगा 47 और इसके इनटू में आ जाएगा 15। दूसरी टर्म निकल के आएगी 846/47 और इसके इनटू में कितना हो जाएगा 32। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा 18 × 15 और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 18 × 32, ठीक है। तो ये टर्म क्या क्या होंगी, टर्म अगर यहाँ मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ कोने में क्या आएगी 120 और 15 पहली टर्म तो आ जाएगी 270, ठीक है। और दूसरी टर्म यहाँ से निकालना चाहूँ तो 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57। तो ये दोनों टर्म होंगी जो हमें प्राप्त होंगी। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए 7वें प्रश्न बताया कि एक थैली में 1 रुपये यानी 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और जो 5:9:25 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या जो है 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल रुपयों की कीमत यानी कुल अमाउंट कुल राशि 1008 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो इसके लिए अगर मेरे पास दिए नहीं हुए हैं तो मैं मान लेता हूँ 1-1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या मान लेता हूँ 5x, ठीक है। रेशियो में हो तो ऐसे मान सकते हैं। और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या में मान लेता हूँ 9x, क्योंकि 5x मान लिए तो इसके इनटू में ही करके मानेंगे, ठीक है। 5x और
रेशियो कितना रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। और 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या में मान लेता हूँ 25x। अब यहाँ से टोटल अमाउंट दी गई है, दे रखी है उसने, जो कुल धनराशि है, कुल धनराशि दे रखी है 1008 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं टोटल अमाउंट का निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, 5x सिक्के हो हमारे पास 1-1 रुपये के, तो उनकी टोटल कीमत होगी हमारे पास 5x। ठीक है, अगर मेरे पास 9x सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो उनकी टोटल कीमत होगी 9x/2 रुपीज़ में। ठीक है, कि 50 पैसे में आधा रुपया होगा और 9x सिक्कों में कितने रुपये हो जाएंगे, इनटू में 1/2 इतने रुपये हो जाएंगे। प्लस में 25x अगर हमारे पास सिक्के हो 25-25 पैसों के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25-25 पैसों के, अब अगर हमारे पास 25x सिक्के हो तो उनमें रुपए की कीमत कितनी बनेगी, इसके डिवाइड में 4 हो जाएगा सिक्कों की संख्या में। ठीक है, जितने सिक्के हैं उनके डिवाइड में 4 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 25 पैसे के सिक्कों की टोटल कीमत क्या होगी। ठीक है, और ये सब कुछ हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1008 के। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके ख़त्म करना चाहूँ, दोनों साइड एलसीएम ले लेता हूँ, 4 दोनों तरफ एलसीएम आ जाएगा, दोनों तरफ एलसीएम 4 आ गया तो ये 20x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 18x हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1008 के। और ये 4 एलसीएम अगर दोनों तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ आके गुना भी हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो फिर भी ये 4 जो है डिवाइडेड में आएगा, और डिवाइड में आने के बाद में ये राइट हैंड साइड में जो जाएगा तो 1008 के इनटू में हो जाएगा, यही है। यहाँ अगर इसको मैं सम करता हूँ तो 63x बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1008 के इनटू में 4 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो 1008 इंटू 4 और 63 आ जाएगा, डिवाइड में 21 से कैंसिल हो जाएगा शायद ये, तो 21 48 पे कैंसिल हो गया है 21 से। ठीक है, और इसको फर्दर अगर कैंसिल करना चाहें तो इसके बाद भी ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64। ठीक है, तो 1 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं वो है 5 × 64, इतने सिक्के हैं हमारे पास, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 320 के अराउंड 64 आई है, 64 × 5 तो कितनी निकल के आएगी हमारे पास 320 के राउंड। और 50 पैसों के जो सिक्के हैं उनकी संख्या हमारे पास निकल के आएगी 9 × 64, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है 576 सिक्के हो जाएंगे। और 25-25 पैसों के सिक्कों की अगर संख्या निकालना चाहें तो वो कितनी थी 25 × x, 25 की गुना में मैं 64 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और ठीक है 25 छक्का 150, तो 1600 सिक्के तो थे 25-25 पैसों के, और 50 पैसों के सिक्के थे 576, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गई हमारे पास 320। तो इजी सा प्रश्न था जो हमने सोल्व कर लिया है। बस अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन कैलकुलेशन स्लो है तो उसको आपको रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये संभव है, क्योंकि हर एक प्रश्न के लिए तो आप ट्रिक याद करेंगे नहीं। ठीक है, जो ज़्यादा ही कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ट्रिक याद कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन में तेज़ी लाइए, आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बताया गया है कि प्रश्न में क्या बताया, अगले प्रश्न में बताया कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 5:4 के अनुपात में कम कर दी जाती है। यानी जो पहले कर्मचारी होते थे वो 5 थे और आज के टाइम में वो घट के 4 रह गए हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, मान ले पहले कर्मचारी थे 100
तो वे अब घटकर कितने रह गए हैं 80। ऐसे हमने मानना पड़ेगा, ठीक है। जबकि वेतन में 8:9 की वृद्धि कर दी जाती है, वेतन को बढ़ाकर 8 और 9 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। यानी पहले जिस कर्मचारी को 800 रुपये मिलते थे अब वो 900 रुपये कमाएगा, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कुल दैनिक वेतन बिल में वृद्धि अथवा कमी किस अनुपात में होगी। तो इसके लिए देखिए सिंपल सी जो चीज़ इसने दी गई है उसी को लेकर चलते हैं और मान लेते हैं। माना जो भी कारखाना है उसमें माना आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 5x मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब 4x हो जाएगी, क्योंकि इसी अनुपात में हमने घटानी है। 5x माना है तो 4x अब वर्तमान में रह गई है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में चलते हैं अब हम वेतन में। माना कारखाने के श्रमिकों का, कारखाने के कर्मचारियों का आरंभिक वेतन प्रत्येक का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मान 8y मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तब कारखाने के कर्मचारियों का वर्तमान में वेतन कितना हो जाएगा, 9y, ठीक है। प्रत्येक कर्मचारी का माना है मैंने, प्रत्येक कर्मचारी का आरंभिक वेतन। तो पहले जो कुल वेतन होता था, कुल वेतन या कुल दैनिक वेतन बिल वो कितना होता था, एक व्यक्ति की जो तनख्वाह है या सैलरी है उसको मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से गुणा कर देता हूँ जो उस समय में होते थे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कुल दैनिक वेतन बिल, यानी कंपनी का कुल कर्मचारियों पर खर्च निकल के सामने आएगा जो उनको वेतन देने में इस्तेमाल होता था। तो वो होता था हमारे पास 40xy पहले आरंभिक कंडीशन में। लेकिन वर्तमान में अगर मैं कुल दैनिक वेतन बिल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या को गिना कर देता हूँ आज के टाइम में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36xy। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, कितना कमी या वृद्धि होगी। तो ये हमारे पास निकल के आई है, कमी निकल के आई है। पहले तो 40xy टोटल बिल बनता था कंपनी का या कारखाने का, अभी वो बन रहा है 36xy। तो 10:9 के अनुपात में घटकर जो दैनिक वेतन बिल वो है रह गया है, ठीक है। आसान प्रश्न था। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है कि सोने व तांबे के दो मिश्रण हैं, दो अलग अलग मिश्र धातुएं हैं, अलॉयज हैं। इनमें से मिश्रण ए में एक मिश्रण है ए, उसमें सोने व तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात दिया गया है 7:5 है। जबकि मिश्रण बी में सोने व तांबे का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो मिश्रण के लिए मैं मान लेता हूँ मिश्रण ए की टोटल मात्रा टोटल क्वांटिटी मैं मान लेता हूँ 12 यूनिट, ठीक है। वो आमतौर पर कैसे मानी जाती है, वो मानी जाती है इन दोनों का सम करके मानी जाती है। तो 12 यूनिट होगी, उसमें सोने की मात्रा जो है वो बन जाएगी हमारे पास 7/12 टोटल की, ठीक है। और अगर मैं तांबे की मात्रा यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो कितनी बन जाएगी 5/12। मिश्रण ए में सोने की टोटल मात्रा ये हो जाएगी, ठीक है। मिश्रण बी की तरफ अगर मैं बढ़ चलता हूँ, अब कुल मात्रा मैं मान लेता हूँ 9 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। तब सोने की मात्रा मिश्रण बी में कितनी हो जाएगी
4/5 है तो 4/9 तो हो जाएगी सोने की मात्रा, और तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5/9 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको बराबर अनुपात में मिलाया गया है, तो सोने सोने की दोनों में क्वांटिटी को जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, मिश्रण यानी A प्लस में B का जो मिश्रण बना है उसमें सोने की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7/12 और प्लस में 4/9, दोनों सोने की मात्रा जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से 36 एलसीएम लेके मैं कितना निकाल देता हूँ यहाँ से, 21 + 16 यानी 37/36 निकल के आएगा मिश्रण में सोने की मात्रा। और इसी तरह अगर मिश्रण जो बना है A और B को मिलाकर, जिसमें और A और B इंक्लूड है, उसमें तांबे की मात्रा अगर निकालना चाहूँ तो उसमें तांबे की मात्रा कैसे निकालूंगा? उसके लिए सीधा साधा फार्मूला है वही सेम, 5/12 जो पहली धातु में तांबे की मात्रा थी और दूसरी में कितनी थी? 5/9, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी 5/12 ये रहा और 5/9 ये रहा। तांबे की मात्रा जो थी उनको ऐड कर देता हूँ तो वही 36 निकल के आएगा एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा 20, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे 35/36। अब हमें निकालना है ये नया मिश्रण जो बना है, इसमें सोने व तांबे का अनुपात, इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे हम? उसकी सोने की मात्रा हमारे पास आ गई है 37/36 और यहाँ से आ गई है 35/36 जो कि तांबे की मात्रा है। एलसीएम 36 लेके कैंसिल कर देंगे तो 37/36 हो जाएगा इसका आंसर। आ गए हम आज के 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न में क्या पूछा है कि एक 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए? तो ये हमें ज्ञात करना है कि कितना दूध की क्वांटिटी इसमें ऐड होगी ताकि अनुपात 4:1 आए। तो 20 लीटर दूध है, 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ऊपर टोटल क्वांटिटी लिखते हैं, नीचे रेशियोज जो दी गए होते हैं उनका सम लिखते हैं। रेशियोज का सम 3 + 1 4 हो जाएगा और डिवाइडेड में कर देंगे 4 और इनटू में आ जाएगा 3। अगर दूध की मात्रा निकालना चाहता हूँ, अगर पानी की निकालना चाहता हूँ तो क्या कर दूंगा? 20/4 और इसके इनटू में कर दूंगा दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 में, दूसरा है 1, तो ये पानी निकल के आ जाएगा। यहाँ से 15 लीटर दूध और कितना निकल के आएगा? ये 5 लीटर पानी निकल के आ गया है मिश्रण में। ठीक है, अब इसमें दूध की और पानी का अनुपात इसने बताया कि 4:1 बनना चाहिए, 4:1। दूध की क्वांटिटी पहले थी 15 और इसमें मान लो x लीटर में दूध और ऐड करूँगा। ठीक है, और इसके डिवाइडेड में करूँगा पानी की क्वांटिटी हमारे पास पहले 5 थी और अब पानी की क्वांटिटी ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड जो किया जाएगा वो दूध और केवल दूध किया जाएगा। इसलिए 15 + x / 5 किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों का अनुपात 4:1। ईजी है क्योंकि दूध और पानी का अनुपात किसके अनुपात में दिया गया है? 4:1। तो 4:1 किसके बराबर रखा जाएगा? ऊपर दूध की क्वांटिटी 15 जो पहले थी और प्लस में जो x ऐड हो गई है, टोटल क्वांटिटी बन गई 15 + x। दूध की क्वांटिटी ऊपर लिख दी और डिवाइडेड में लिख दिया पानी की क्वांटिटी, क्योंकि पानी की क्वांटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए 15 + x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। x = 20 - 15 तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 5 लीटर दूध मिलाने पर हमारे पास दूध और पानी का अनुपात 4:1 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज की बेसिक नॉलेज गेन कर ली है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अगले बार जब आपसे मुलाकात होगी तो हम करेंगे
इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।